अस्सलाम वालेकुम, आई एम नाइला रिजवान, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ वेलबींग सेंटर। जी एवरीवन, आप ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक और बहुत अहम गेस्ट के साथ आपको ज्वाइन कर रहे हैं। शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। ये हैं डॉक्टर अदीला और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट रॉवर हॉस्पिटल में ये लेक्चरर भी हैं और सीडीए के हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस हासिल किया है। निरम में बहुत एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है और इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदीला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और स्पेशली इस सोच के साथ कि हमारी सोसाइटी में कोई चेंज आए, हमारी सोसाइटी को हमारी हेल्प की जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप इसका पार्ट बन सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को थोड़ा अवेयरनेस दे सकूँ, लोगों की हेल्प कर सकूँ। आजकल बिल्कुल कोरोना है, लोग स्पेशली घर पे हैं। आजकल कोरोना है, लोग घर पे हैं, तो लोगों को अवेयरनेस चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए कोई हमें कुछ बताए। तो बहुत अच्छा बिल्कुल एफर्ट है और ये आपकी, बहुत अच्छा कंडक्ट कराया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्पेशली आपके टॉपिक को मैं अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ही कंप्यूटर बेस्ड है। अब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम ऑनलाइन जॉब्स के लिए एफर्ट कर रहे हैं और सब चीज़ें जो हैं हमारी ऑनलाइन ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अब हमें इस पे सोचना है कि किस तरीके से अपने आप को फाइन रख सकें। जी अच्छा जी, डॉक्टर बिल्कुल अदिला, ऐसे ही आपको है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी अच्छा जी, मुझे डॉक्टर आपकी अदिला, आवाज़ आ रही है। आपने बहुत खूबसूरत टॉपिक चुना कि सेल्फ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज एट वर्क प्लेस। बिकॉज जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम कैसे निकालना है और बड़ा खूबसूरत आपने टॉपिक चुना है ये। स्पेशली इस पे बात करते हुए मैं ये पूछूंगी कि आपने ये चुनते हुए ये क्यों नहीं सोचा कि क्या मसला है हमें जो वर्क प्लेस पे ही हमें अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये क्या रीज़न है? हाँ, इसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब हम हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो हमारे वर्क प्लेस पे ही स्पेंड होता है। ठीक है, हम सुबह जाते हैं ऑफिस, लेट वापस आते हैं, तो काफ़ी टाइम जो है मोर देन 6 to 7 आवर्स हम अपने वर्क प्लेस पे ही होते हैं। हम घर पे बहुत कम होते हैं। फिर सेकंड, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वर्क प्लेस में भी 6 to 7 आवर काम करने के बाद फिर आए और फिर अपनी एक्सरसाइज के लिए किसी प्लेस पे जाएँ या किसी सेंटर में जाएँ। तो ये बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को सेहत का प्रॉब्लम इसी वजह से आता है कि वो ये चीज़ अवॉइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम लोग जो हमारी डेली रूटीन है, हमारा शेड्यूल है, वो बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने 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 पे टाइम स्पेंड करें, हम एक्सरसाइज करें, यहाँ अपने को फिट रखें। ठीक है, और अगर कुछ कोई करना चाहता भी है तो ज़्यादातर लोग वीकेंड पे ही टाइम निकालते हैं। तो मैंने इसलिए ये टॉपिक चुना कि मैंने कहा कि मैंने इसलिए ये टॉपिक चुना कि मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को ऐसी अवेयरनेस दें कि लोग अपना डेली की रूटीन, अपना वर्क प्लेस पे अपना वर्क भी करें और खुद को फिट भी रखें, खुद को रिलैक्स भी रखें, उन्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। ठीक है, उन्हें कोई पेन ना हो, कोई और किसी किस्म की कोई शिकायत वगैरह ना हो, क्योंकि लोगों को बहुत होता है जब काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि हमने लंबा काम किया, हमने वर्क प्लेस पे हमने 6 आवर के बाद बहुत हमें मुश्किल, ये शिकायत है, बिल्कुल। ये और स्पेशली आपकी बात बहुत ज़बरदस्त है कि लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अपनी मसरूफियत में से अपने लिए टाइम नहीं बचाते, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ। अच्छा, आपसे दिला पूछूंगी कि जो पोस्चर है उसकी बहुत ज़्यादा ख़राबी सामने आती जा रही है। वर्क प्लेस पे जब हम काम करते हैं तो अपने पोस्चर को ठीक नहीं रखते, बल्कि मैं अपनी ऑडियंस से शेयर भी करूंगी कि किस किस्म के पोस्चर्स को हम यूज़ करते हैं और इस्तेमाल में लाते हैं, कहते हैं कि इस तरीके से हम लोगों ने काम करना है, किन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। उससे पहले मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूँगी अपने देखने वालों के साथ कि किस किस्म के जी। पोस्चर हम बच्चों से लेके बड़ों तक हम लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए या फ़ोन इस्तेमाल करते हुए हम रखते हैं अपनी रूटीन में।
फाइन। ओके। जी, बहुत अच्छी पोस्चर वीडियो आपने शेयर पोजीशन की है। की ये लेवल देखने के बाद, हम्म पोस्चर पोजीशन की ये लेवल देखने के बाद हमें ये एहसास होता है कि बड़ों से लेके बच्चों तक कोई भी अपना पोस्चर पे फोकस नहीं कर रहा। चाहे वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, टीवी देख रहा है, या एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है, अपने पोस्चर का बहुत गलत तरीके से रखते हुए वो बहुत मसाइल का शिकार हो रहा है। डॉक्टर अदीला, मैं यहाँ पूछूंगी कि किन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं अगर वो अपने पोस्चर को ठीक नहीं रखते तो क्लाइंट्स आपके पास? जी, आपने बहुत अच्छी वीडियो शेयर की है, काफ़ी इफ़ेक्टिव वीडियो है। बिल्कुल लोग ऐसे ही पोस्चर, बड़े, बूढ़े, बच्चे सब लोग ऐसे ही पोस्चर अडॉप्ट करते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग लेट के क्लास लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग बैठ के क्लास लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही पोस्चर है, आपने बिल्कुल अच्छी वीडियो दिखाई। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमारे पास पेशेंट आता है बैड पोस्चर के साथ, तो बेसिकली पेशेंट क्या हमें पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा होता है। पेशेंट हमें ये कहता है कि भई मुझे ना गर्दन में दर्द है। ठीक है, कहता है मुझे गर्दन में दर्द है, मुझे ये अब बाजू के जो पिछला वाला एरिया है, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो कहेंगे बाजू में पीछे कंधों में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है। लोग हमें इस तरह की कंप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम फर्दर जो चीजें हम देखते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, जो मैं चीजें देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि पेशेंट, जब जो भी पेशेंट बैक पोस्चर के साथ आता है, मैं जो चीजें देखती हूँ हम्म। यही देखती हूँ कि जो भी पेशेंट हमारे पास बैक पोस्चर के साथ आता है, हर पेशेंट में मोर देन 80 to 90% पेशेंट में मुझे यही चीजें नजर आती हैं कि उनका हेड फॉरवर्ड की तरफ होता है, मतलब आगे को झुका होता है, फॉरवर्ड हेड होता है, राउंडेड शोल्डर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो नेक की पोजिशनिंग सही नहीं होती, ज्यादातर जगह पे लोग ऐसे ऐसे बैठना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है फॉरवर्ड हेड, राउंडेड शोल्डर, ठीक है, ये बहुत कॉमन होता है पोस्चर के पेशेंट में। ठीक है, इसके अलावा फिर हम ये भी देखते हैं कि ये चीजें जो वो हैं जो मतलब पेशेंट को नहीं पता होती लेकिन हम देख रहे होते हैं ये चीजें। वो फिर हम देखते हैं कि पेशेंट की जो शोल्डर है वो, और उसके जो इसका लेवल है, हिप का जो लेवल है वो अलाइन नहीं होता, उसकी बॉडी सेगमेंट अलाइन नहीं होती। बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं आपको शॉर्ट बताऊं तो बेस्ट बेस्ट पोस्चर या गुड पोस्चर ये है कि आपकी बॉडी सेगमेंट अलाइन होने चाहिए। ठीक है, आपका हेड है, आपकी शोल्डर है, आपकी नेक है, आपकी हिप है, आपके नी है, सब अलाइन होने चाहिए, तो वो गुड पोस्चर है। ठीक है, हल्की फुल्की भी अगर आपको डेविएशन नजर आती है तो वो आपका बैड पोस्चर में आ जाता है। लेकिन पेशेंट को जो है वो डेविएशन नजर नहीं आती, वो उसके सिम्टम होते हैं, पेन होता है, फटीग होती है, स्ट्रेस होता है, मसल टाइटनेस होती है, शॉर्टनिंग होती है। तो वो इस तरह के पेशेंट को रिपोर्ट करते हैं। फिर पेशेंट हमें कहते हैं हमें हेडेक बहुत ज्यादा है। हेडेक किस वजह से है, जब आप काफी टाइम तक प्रोलॉन्ग सिटिंग पोस्चर में काम करते हैं तो आपको हेडेक की कंप्लेन भी आती है। ओके, फाइन। हालांकि हम नॉर्मली ये समझते हैं कि हेडेक का रीज़न कोई और हो सकता है, पोस्चर की वजह से ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर अदीला, मैं पूछूंगी कि जैसे बड़े तो आप बता सकते हैं कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, बैक पे दर्द हो रहा है, नेक पे पास दर्द हो रहा है, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे भी एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन वो वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या बच्चे भी इन कंप्लेंट्स के साथ होते हैं? और अगर वो होते हैं तो वो कौन से सिम्टम्स के साथ आते हैं? क्या वो एंजाइटी या वो टेंट्रम शो कर रहे होते हैं, या प्रॉपर बताते हैं कि हमें यहाँ पेन हो रही है? क्या सिचुएशंस होती हैं उनमें? देखिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे तो हमें पेन का बहुत कम बताते हैं। बहुत कम पेशेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें बता देते हम्म। हैं कि हाँ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। आप अगर उनसे पूछें कि बेटा आपको यहाँ पे दर्द फील होता है, आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो कंफ्यूज होके हाँ या नहीं में जवाब दे देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बच्चों में हमें शिकायतें नजर आती हैं, जो पेरेंट्स बताते हैं, वो यही बताते हैं कि ये बच्चे जो है ये अपने काम से भागते हैं। हर वक्त कहते हैं कि भाई हम थकावट का शिकार हैं, हमसे ये काम नहीं हो रहा, हमसे ये काम नहीं हो रहा। इवन कि अगर जबरदस्ती पेरेंट बच्चों से काम करा भी लेते हैं तो बच्चे काम कर तो देते हैं। जाहिर सी बात है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का है कि उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, लेकिन वो अपना काम पूरी अटेंशन के साथ इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं अपने काम में। ठीक है, तो ये ज्यादातर हम बच्चों में रिपोर्ट होता है, हम रिपोर्ट करते हैं, यही हम देखते हैं कि पेशेंट बच्चों की जो टेंशन होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो डाइवर्ट हुई होती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट मतलब नहीं होती कि वो पूरी टेंशन से अपना काम कर सके। ओके, लेकिन ये तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो रीज़न नहीं समझ पाते होंगे कि क्या वजह है, और जी, पेरेंट्स बच्चे बता भी नहीं पाते।
जी, पेरेंट्स यही हमें कहते हैं कि बच्चा जो है ये सही टेंशन नहीं कर रहा। हम हमें लगता है कि हो सकता है इसकी गर्दन में इसको कोई प्रॉब्लम हो, इसकी नेक में गर्दन में पेन हो, या पेरेंट्स हमें इस तरह की रिपोर्ट करते हैं। फिर हम जब बच्चों से पूछते हैं कि आप लोगों की डेली एक्टिविटीज क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, तो वो फिर बताते हैं कि भाई हॉबीज तो ऐसा कोई भी नहीं, हम एंड्रॉइड ही यूज कर रहे होते हैं या लैपटॉप पे गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। तो आजकल तो खैर पबजी का बहुत ज्यादा हाँ, स्कोप आया हुआ है, बच्चे बहुत ज्यादा पबजी खेलते हैं, जिसकी वजह से ये पोस्चर तो उनका बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और स्पेशली इस प्रोग्राम में मैं पेरेंट्स को ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आपका बच्चा काम से भाग रहा हो, फटीग में आ रहा हो और एग्रेशन शो कर रहा हो, तो आप ज़रूर ये नोटिस करें कि क्या उसका पोस्चर ख़राब होने की वजह से उसके पट्टों में मसला तो नहीं है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं और जो वाकई इतने ज़्यादा देर पोस्चर रखने के बाद हो जाया करती हैं। डॉक्टर अदीला बहुत फाइनली इस चीज़ को डिस्कस कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर अदीला, पोस्चर के इश्यूज तो हर एज में नज़र आ रहे हैं, लेकिन किस एज में ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आती है? बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन कहाँ टॉलरेटेबल होता है, बियर कर सकता है, और किस एज में ओके नहीं, उसमें ज़्यादा नहीं चल सकता ये काम? ये बच्चों में हमें आजकल जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर बच्चों के रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि घर में कोई और काम नहीं है, बच्चे घर पे होते हैं या एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो बच्चों में हम्म। आते हैं। इसके अलावा हाउस वाइफ में बहुत ज्यादा ये सब पोस्चर का इशू आता है, क्योंकि वो सारा दिन घर के कामों काजों में खुद को बिजी रखती हैं, बहुत कम टाइम खुद को देती हैं, बहुत ही कम टाइम। काफी हाउस वाइफ मेरी बात कर एग्री करेंगे कि वो खुद को टाइम नहीं देती इतना, कि मतलब वो खुद पे तवज्जो दे के उनको फील हो, इवन कि उनको ये फील भी नहीं हो रहा था कि उनकी कोई चीज खराब हो रही है। पेन होता है, वो पेन किलर ले लेती है, ठीक है, फॉर टाइम भी तो वो चीज पेन किलर से रिलीफ हो रही है। लेकिन जब वो चीज काफी क्रोनिक स्टेज में चल जाती है, काफी पुरानी हो जाती है, तो फिर आप देखें कि पट्टों का मसल्स का अकड़ाव आ जाता है, टाइटनेस हो जाती है, खिंचाव आ जाता है, ठीक है, तो फिर वहां पे उनको पेन ज्यादा होता है। काफी पेशेंट हम लोग ऐसे रोज डेली रूटीन में देखते हैं कि जो मतलब हाउस वाइफ होती हैं या वर्किंग वुमेन भी, तो उनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल के इशू होते हैं, नेक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो इवन कि मैं आपको एक बात और ऐड करती चलूँ कि जब चीज क्रोनिक हो जाती है, काफी पुरानी हो जाती है, तो अगर स्टार्ट में सिर्फ आपके नेक में इशू है, तो बाद में आपकी इवन कि आपके शोल्डर, आपके बाजू, आपके रिस्ट तक रेडिएट करके आता है, चल के यहाँ तक आता है, ठीक है। फिर आप जब अपने डॉक्टर को जाके बताते हैं कि मुझे तो सिर्फ बाजू में दर्द है, मुझे सिर्फ आगे दर्द है, तो वो फिर आपके पीछे तक पिन पॉइंट करता करता सर्वाइकल रीजन तक जाता है। फिर बच्चों में आके बड़ों में, बच्चों में और हमें वुमेन्स में, मेंस में भी मतलब यंग एज में नजर आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि जो ओल्ड पीपल होते हैं अबव 60, ठीक है, 60 to 65 तक, अब हम कर्म का करते हैं, 65 से अबव जो होते हैं उनमें उनका क्या होता है कि वो ज्यादा एज होने की वजह से उनको ऑटोमेटिकली ही ऐसा पोस्चर अडॉप्ट हो जाता है जिसको वो खुद कंफर्टेबली फील करते हैं। तो उनका ऐसा पोस्चर का इशू तो नहीं होता, लेकिन उनका ये है कि विद द एज ऑफ टाइम, ड्यू टू एज ऐसा हो जाता है, तो उनको फिर हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज बता देते हैं कि अगर आप करना चाहें तो ये बेस्ट है, आप करें, थोड़ा आप फिट रहेंगे। पोस्चर तो आपका एज की वजह से हल्का फुल्का झुकाव झुकाव आ गया, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। फाइन फाइन। अच्छा डॉक्टर अदीला, जैसे आपने कहा कि सर्वाइकल पेन और मसल पेन, तो समहाउ क्लाइंट को पता भी नहीं होता कि हमें पेन किस चीज़ की है, क्या सर्वाइकल इशू के साथ हैं वो या मसल्स इशू के साथ हैं, तो इसको किस तरीके से एक बंदा खुद से जज कर सकता है कि ये वाला पेन जो है ये हमारे मसल्स का है और ये सर्वाइकल का है? इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम, या एक फिजियोथेरेपिस्ट ही उसको डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, बेस्ट और सबसे अच्छा और एक्यूरेटली डिफाइन तो ये किसी को फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है, लेकिन वैसे मैं आपको एक हिंट के तौर पे बता दूं कि अगर आप लोग खुद, तो ये होगा कि देखें, अगर आप लोग खुद इवन कि अगर आप लोग खुद खुद को ऐसे पल्पेट करना चाहें, तो आपको फील हो जाएगा कि आपका कौन सा मसल टाइट है। टाइट से मतलब कि आपको फील होगा कि वो चीज, वो जगह सख्त हुई हुई है, ठीक है, तो वहां पे आप खुद को फील करें, ठीक है, पल्पेट करें, जहां पे आपको पेन है वहां पे आप पल्पेट करें, खुद को फील करें, आपको फील होगा अगर तो वो चीज टाइट है, आपको लग रहा है कि वो जगह बहुत ज्यादा टाइट हुई हुई है, तो इट्स मीन कि आपको मसल स्पाज्म है। फिर अगर आप आपसे सर्वाइकल को और मसल पेन को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक हल्की सी छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि बैड पोस्चर की वजह से लोग अर्ली स्टेजेस पे इसको निग्लेक्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, वक्त ही है, पेन किलर ले ली, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनको सर्वाइकल
जो सर्वाइकल कर्व होती है ना, जो नॉर्मल कर्व है उससे डेविएट कर जाता है, या तो वर्टिब्रा में दोनों में गैप कम हो जाएगा, ठीक है, या उनकी जो नॉर्मल कर्व है, जो सर्वाइकल का कर्व होता है उससे डिविएट कर जाएगा, वो कर्व जो है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उसको हम स्पॉन्डिलोलिसिस या स्पॉन्डिलोलिसिस बोलते हैं। तो ये कंडीशन भी पेशेंट में डेवलप हो जाती है। फिर जब ये कंडीशन डेवलप होती है तो एक्सरे पेशेंट कराता है, एक्सरे लेकर हमारे पास आता है, तो हम देखते हैं। वैसे तो पेशेंट को इतनी नो हाउ नहीं होती, ठीक है, स्पाज्म किस वजह से हो रहा है या नेक पेन किस वजह से, फिर हम उनको एक्सरे रिकमेंड करते हैं, वो एक्सरे करवा के लाते हैं, तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि देखिए आपका ये इशू है और ये ऐसे रिजॉल्व होगा। तो बेसिकली मसल पेन, सर्वाइकल पेन बेसिकली है जो है वो नर्व की वजह से होता है, नर्व इन्वॉल्व होती हैं, नर्व सर्वाइकल से रेडिएट करके मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, तो उनकी वजह से जब वो इरिटेट होते हैं तो आपको पेन होगा। ओके फाइन। और नर्व कंप्रेशन जो होता है वो उसको भी अगर थोड़ा सा डिफाइन कर दें, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं इस इशू के साथ होते हैं, तो उसमें क्या सिचुएशन होती है और क्या कंप्लेंट्स होती हैं? अच्छा, नर्व कंप्रेशन जो है ये बहुत कॉमन है, इसको हम स्टेनोसिस भी बोलते हैं। और नर्व कंप्रेशन क्या होता है कि बेसिकली जब आप काफी देर तक एक ही पोजीशन अडैप्ट करते हैं तो आपके वर्टिब्रास के, आपके मोरू के बीच का गैप कम हो जाता है। लाइक दिस, जब आपके मोरू का गैप कम हो जाता है तो इससे जो नर्व निकल रही है, जब मोरू का गैप कम होगा तो वो नर्व पे प्रेशर अप्लाई करेगा, जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो आपकी नर्व कंप्रेस होगी। जब नर्व कंप्रेस हुई तो वो नर्व जिस जिस मसल को, जिस जिस पट्टू को, जिस जिस एरिया को सप्लाई कर रही है, उन सब एरिया में आपको मसले जो होंगे वो महसूस होंगे, आपको दर्द महसूस होगा, आपको दर्द महसूस होगा, आपको सुइयां चुभेंगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे कीड़ियां चल रही हैं, ठीक है, आपकी वो जगह सुन्न होगी जिसको हम नम बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं वो आपको रिपोर्ट होंगी। पेशेंट हमें कहेगा कि हमें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे सुइयां चुभ रही है, जैसे कीड़ियां चल रही हैं, ठीक है, मेरी ये जगह सो जाती है, सुन्न हो जाती है, मुझे, मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरी बाजू बहुत भारी है, मैं इसको खुद से नहीं उठा सकता, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये नर्व पैथोलॉजी को डिटेक्ट करती हैं, हमें बताते हैं कि कोई नर्व का कोई मसला है जिसकी वजह से आपको ये सब फील हो गुड गुड। वाकई बहुत ज़्यादा इशू एक कॉमन सा नज़र आता है। इसी से रिलेवेंट एक डॉक्टर अदीला पूछूं कि शटिका बहुत से लोगों को एक होता है, तो क्या वो भी पोस्चर की गलत होने की वजह से ही होता है या उसकी रीज़न कोई और होती है? हाँ जी, बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शैटिका के बहुत सारे पेशेंट आते हैं और इवन के लोगों को पता भी नहीं होता कि ये हमें शैटिका है, जब अनटिल एंड अनलेस जब तक वो वर्स्ट स्टेज में नहीं चले जाता। अर्ली स्टेज में लोग हमें यही कहते हैं कि भाई हमें बैक पेन है, वो टांगों पे, टांगों तक चल के जा रहा है और हमारी टांगें सुन्न होती हैं, भारी महसूस होती हैं और पट्टे कमजोर लग रहे हैं, इस तरह की शिकायतें करते हैं। अच्छा, शैटिका जो है वो है आपकी शैटिक नर्व जो होती है, लोअर जो आपके बैक रीजन है, जिसको हम लंबर रीजन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है वहां से नर्व निकलती है, जिसको हम शैटिक नर्व बोलते हैं, वो कॉम्प्रेस हो जाती है, ठीक है। अब वो कॉम्प्रेस किस वजह से होती है, उसकी कुछ वजूहत है। पहली वजह ये कि हो सकता है कि आपके मोरू में गैप कम हो गया, ठीक है। दूसरी वजह ये है, और मोस्ट कॉमन इन वुमेन, के कुछ इवन के 35 to 40, आफ्टर 40 years ऑफ एज वुमेन में ये लोअर लोअर लंबर रीजन का नर्व वर्टिब्रा डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। वर्टिब्रा डीजनरेशन से मेरी मुराद है कि जो आपके वर्टिब्रा हैं, जो मोरे हैं, वो आम जुबान में कहूँ तो भुरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हड्डी भुरना शुरू हो जाती है, सब वो ओके। भुरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसका एक्सरे करवाओ तो आपको वाजिया नजर आएगा कि आपकी हड्डी की नोकें बनी हुई होती हैं, ठीक है, जिसको हम ओस्टियोफाइट बोलते हैं। अच्छा, ये सब होने की वजह से आपकी शैटिक नर्व जो है वो आपके लंबर रीजन में, आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में कॉम्प्रेस होती है। इसके अलावा आपके टांग में, आपके जो लेग है, टांग की जो पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से में एक मसल होता है, उसके अंदर से भी ये नर्व पास करती है। बार दफा जब आप काफी देर तक सिटिंग पोस्चर में रहते हैं तो उस मसल पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, वो मसल स्ट्रेस आउट हो जाता है। जब वो मसल स्ट्रेस आउट होता है तो वो मसल उस नर्व को कंप्रेस करता है, जब वो उस नर्व को कंप्रेस करता है तो उसकी वजह से भी शैटिका पेन होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम रूल आउट करते हैं कि शैटिका की, बेसिकली शैटिक नर्व की कंप्रेशन किस लेवल पे है, चाहे आए वो के लोअर लंबर या रीढ़ की हड्डी के लेवल पे है, या वो उस मसल की वजह से है जिसकी वजह से आपको शैटिका फील हो रहा है। फाइन, एक्सीलेंट। और वाकई डॉक्टर अदीला बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं होती कि ये किसके साथ लिंक कर रही हैं, हम उनको इंडिविजुअल लेके चल रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वाकई सही बात की आपने। अच्छा डॉक्टर अदीला, एक क्रॉनिक और एक्यूट को डिफाइन कर दें कि क्रॉनिक जो पेन है, लोअर पेन, बैक पेन, और एक्यूट में क्या फ़र्क है, हम किस तरीके से
अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी पेन को डिफाइन कर सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे आप उसे कहते हैं कि मुझे कमर में दर्द है या मुझे बैक पेन है, वो पूछता है आपसे कि कितने कितने अरसे से आपको है, तो आप उसे बताते हैं कि मुझे ये 3-4 माह से है, या आप कहते हैं कि मुझे ये 1 हफ्ते से है। ठीक है, तो अक्यूट और क्रॉनिक स्टेज होती है। अक्यूट स्टेज का मतलब कि वो विद आफ्टर 1 वीक जो होगा, या 1 वीक की अगर ड्यूरेशन है या 2 वीक की है, तो हम उसे अक्यूट कंसिडर करते हैं। मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से अगर ज्यादा का आपको कोई भी दर्द है, कोई भी कंडीशन है, तो वो क्रॉनिक है। ठीक है, रफली मैं आपको ये ओके। एस्टिमेट दे रही हूँ कि मोर देन 3 मंथ को हम क्रॉनिक में कंसिडर करेंगे, और लेस देन टू वीक्स या 3 वीक्स, लेस देन 3 वीक्स अगर आप हैं, तो वो हम आपको अक्यूट स्टेज बताएंगे। फिर मैं आपको बताती चलूँ कि अक्यूट की जो ट्रीटमेंट होती है वो स्लाइडली डिफरेंट होती है, जो क्रॉनिक की है वो स्लाइडली डिफरेंट चीज है। क्योंकि क्रॉनिक मतलब पुराना हो गया है, चीज ज्यादा खराब हो चुकी है, उसको हमने फिर वापस अपनी जगह पे लेके आना होता तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पोस्चर की वजह से स्टार्टिंग इशू है तो वो एक्यूट है, और अगर वो कंटिन्यू हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो वो हमारे क्रोनिक में चला जाएगा। और क्या इसमें सिम्टम्स फिर मजीद बढ़ते भी रहते हैं, या वही चीज़ जो है बस प्रोलॉन्ग चली जाती है? अक्यूट स्टेज में जो है वो आपको, आप लोग हमें, आप पेशेंट ये कहता है अक्यूट स्टेज में कि मुझे जो है वो दर्द है, मैंने पेन किलर ली, मेरी दर्द रिलीफ हो गई। फिर मैंने अगर कहता है कि जब मैंने ज्यादा काम कर लिया तो मुझे दर्द हो गया, जब मैंने काम छोड़ दिया तो मैं रिलीफ हो गया, उस टाइम वो कंडीशन अक्यूट है। वो कंडीशन क्रॉनिक कब होगी? जब आपकी नर्व इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आपको, आप कहते हैं कि भाई हमें हमारी जो दर्द है वो अब सिर्फ हमारी गर्दन तक नहीं है, बल्कि हमारी बाजू में भी आ रही है, और हमें बाजू में सुइयां हम्म। चुभती हैं, कीड़ियां महसूस होती हैं, और हमारी हमारी हमारे बाजू में ताकत नहीं है, मतलब हम जोर आजमाई वाला काम नहीं कर सकते, हम ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो वो चीज भी क्रॉनिक में हम कंसिडर करते हैं कि जब आपकी नर्व इन्वॉल्व हो जाए या आपका जो पेन है वो रेडिएट कर जाए। बिल्कुल फाइन। अच्छा डॉक्टर दिला, अभी आपने एक बड़ी अच्छी सी बात की कि हम कहते हैं कि हमारा जो पेन है वो ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो क्या ये जब हिप तक भी जाता है तो हमारा पोस्चर का दखल होता है, या हमारा पोस्चर जो होता है वो नेक, शोल्डर और बैक पेन तक ही रहता है? अच्छा, मैं आपको एक जनरल सी एक अवेयरनेस में देना चाहूंगी कि देखें, जो हमारे, जिसको हम हम्म। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, उसके कुछ मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। ठीक है, जो आपकी गर्दन तक हिस्सा है उसको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, फिर उसके नीचे आपको पाया जाती है ठीक है। थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन से फिर नीचे आपका आ जाता है लंबर स्पाइन, लंबर जिसको आप अपनी लोअर बैक कहते हैं। ठीक है, जो कमर का निचला कमर का जो हिस्सा है उसे हम लोअर बैक या लंबर रीजन कहते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है सेक्रम, उसके नीचे पे कॉक्सिक, कॉक्सिक जो बोन होती है वो जो होती है वो आपके पेरिनियल एरिया में आती है वो। अच्छा, बेसिकली क्या है कि अगर हमें सर्वाइकल रीजन का कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन का कोई मसला होगा, या आम आम जुबान में अगर रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से का कोई मसला होगा, तो वो जो है वो सिर्फ मसले मसाइल आपकी बाजू तक आएंगे, आपके रिस्ट तक आएंगे, आपके हाथों तक आएंगे, आपके फिंगर्स तक आएंगे। ठीक है, फिर अगर हम्म। इवन कि मैं आपको बताऊं कि हमने अक्सर सुना होगा कि गाड़ी गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ तो सर आगे जाके स्टीयरिंग से टच हुआ, तो वो सब जो इंजरी होती है उसको हम विप्लैश इंजरी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके जो सर्वाइकल रीजन है ना, जो रीढ़ की हड्डी सर्वाइकल स्पाइन है, वो आपके ब्रीथिंग डायफ्राम, जो आप सांस लेते हैं डायफ्राम, उसको भी कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा जो है ये आपका जो रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है ना, जो डायफ्राम के लेवल तक आपका सर्वाइकल स्पाइन काम करती है। तो अगर कोई ऐसा बंदा होता है जिसकी फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट में कोई इंजरी वगैरह हो गई, या किसी और वजह से कोई सर्वाइकल रीजन में इंजरी हुई है, ठीक है, और सुवेयर इंजरी है, तो उसके सांस लेने में मसला होता है, फिर पेशेंट वेंट पे आ जाता है, उसको हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वगैरह के साथ सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद सर्वाइकल के बाद आता है हम्म। थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन बेसिकली जो है वो आपको, उसका ऐसे जितने इशू होते नहीं है, लेकिन जब होते हैं तो उसमें आपको जो है ये आपकी मिड बैक का जो रीजन होता है उसमें आपको पेन वगैरह फील होता है। और उसके बाद आता है लोअर बैक। लोअर बैक आपका लंबर रीजन होता है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपका जो होगा वो पूरी लेग्स तक, आपको आपका जो दर्द है वो टांगों तक चल के जाएगा, इवन कि आपके पाँव की उंगलियों तक, टखनों तक चल के जाएगा। पाँव की जो बिग टोज है, पाँव की जो बड़ी उंगली है, अंगूठा जिसको हमारे जुबान में बोलते हैं, उस तक आपको दर्द महसूस होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेवल होते हैं स्पाइन के, जो डिफरेंट एरिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और फिर आपको सिम्टम डिफरेंट एरिया में नजर आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको सर्वाइकल स्पाइन का पेन है तो आपको टांगों में दर्द होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आपको टांगों में दर्द है इसका मतलब है कि आपके लोअर बैक रीजन में प्रॉब्लम है। अगर आपको बाजू में दर्द है, हम्म। उंगलियों में कोई मसला है, तो मतलब आपके सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम है। फाइन।
फाइन। जैसे जैसे पोस्चर की खराबी है उस हिसाब से आपका स्पाइन में इशू है, और इस हिसाब से आपका लिम्स में आ जाएगा, अपर लिम्स है या लोअर लिम्स है। फाइन, अंडरस्टैंड कर लिया हम सब ने, और यकीनन हमारे सुनने वालों को बड़ा अच्छे से ये मैं डॉक्टर अदीला डिफाइन कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर अदीला, एक जगह मैं कहीं पढ़ रही थी कि साइनस इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं पोस्चर की खराबी की वजह से। अगर एक साइड पे झुका हुआ है तो साइनस प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो क्या वाकई इसका ताल्लुक है पोस्चर से? हाँ, कुछ हाँ, सम हाउ रिलेटेड है ये पोस्चर साइनसाइटिस का इशू आता है पेशेंट में। पेशेंट हमें हम्म। कहता है कि साइनसाइटिस का इशू है। वो भी यही होता है कि जो आपके साइनस हैं, जो आपके जो लिम्फ का सपोर्ट है ऊपर वाला, जब वो पोस्चर का प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इशू थोड़े बहुत नजर आते हैं। लेकिन साइनसाइटिस फर्स्ट ओके। कंडीशन नहीं है जो आपकी पोस्चर की वजह से होगी, वो किसी और वजह से हो सकती है, लेकिन पोस्चर भी इसमें इन्वॉल्व होता है सम हाउ, कहीं ना कहीं। और समहाउ अगर हम कह सकते हैं कि अगर बहुत क्रॉनिक लेवल है तो उसमें शायद इसका दखल होता होगा यकीनन। जी, क्या जैसे सही क्रॉनिक है? चीज होती है फिर तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई चीज क्रॉनिक हो जाती है तो फिर तो वो अपने अलावा अपने सराउंडिंग एरिया को भी कवर कर रही होती है। फिर सराउंडिंग एरिया में भी आपको हम्म। प्रॉब्लम नजर आनी है। फाइन फाइन। और डाइजेस्टिव इशू और ब्रीथिंग इशू का तो अभी आपने डिस्कस भी किया, तो क्या ये पोस्चर से भी इसका लिंक बन सकता है या बनता है या नहीं? या ब्रीदिंग एनी इशू होता इंजरी है। की वजह से ही? नहीं, इंजरी की वजह से तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन पोस्चर की वजह से होता है। उसमें आपको जो आपके जो चेस्ट के मसल होते हैं, जो रिस्पायरेशन में जो मसल जो फटे काम कर रहे होते हैं, आपको उनमें दर्द महसूस होता है। वो जो है वो बेसिकली आपके पोस्चर की वजह से होता है। लेकिन अगर आप सांस ले रहे हैं फाइन तो आपको दर्द फाइन। महसूस होगा, आप कहेंगे मुझे यहाँ पे दर्द महसूस होता है जब मैं सांस लेता हूँ। हम चेस्ट एक्सरे करा हम्म। लेते हैं, अगर चेस्ट की कंडीशन ना हो तो फिर हम देखते हैं कि भाई हो सकता है कि आपने ऐसा पोस्चर ड्रॉप किया उसकी वजह से भी आपको पेन हो, अनटिल हम्म। अनलेस कोई चेस्ट की कंडीशन ना फाइन। हो। ऐसा ना हो कि पेशेंट को कोई चेस्ट की कंडीशन हो, कोई चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो, तो उसके बाद वो कहे कि मुझे चेस्ट का पेन है, वो पोस्चर की वजह से नहीं, वो पोस्चर की वजह से नहीं है। हाँ, अगर आपको हल्का फुल्का सांस लेने में मसला हो रहा है या जब सांस लेते हैं आपको दर्द होती है तो वो पोस्चर का इशू है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा हम लोगों ने बड़े मुख्तसर टाइम में आपने बयान किया है कि अगर पोस्चर ठीक नहीं रखेंगे तो हमें कितने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अभी मैं अपने देखने वालों से कहूँगी कि डॉक्टर अदीला की ही एक वीडियो है जो वो हमारे साथ शेयर करेंगी कि अपने वर्क प्लेस पे किस तरीके से आप अपने लिए कुछ टाइम निकालें और एक्सरसाइजेस को करें, ताकि आपका पोस्चर जो है वो फाइन कंडीशन में हो और अपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज से आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो मैं अभी मूव करूँगी वीडियो की तरफ, ताकि हमारे देखने वाले देख के सीख सकें कि किस तरीके से हमने वर्क प्लेस पे एक्सरसाइज करनी है। वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही है। वीडियो तो अभी, जी, हम वीडियो अभी शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से रुकी है जो हम दोबारा आपसे शेयर करेंगे। ओके फाइन। अच्छा डॉक्टर अदीला, मैं ये पूछूंगी कि ओके फाइन, हम दोबारा वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं।
ओके फाइन। अगरचे आवाज़ का मसला है, लेकिन उम्मीद है आप सब देखने वालों को इजीली समझ आ रही होगी। सायरा को जी फाइन जी डॉक्टर अजीला। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। फाइन। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने वर्क प्लेस पे रहते हुए थोड़ा देर निकालना है और ख़ुद को अपनी एक्सरसाइज में एंगेज करना है, ताकि हमें लॉन्ग टर्म कोई इश्यूज ना हो। अच्छा डॉक्टर अदीला, ये बताएं कि कितनी देर के बाद हमें ये एक्सरसाइज रिपीट करनी चाहिए? अगर हम सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं तो कितनी दफ़ा हमें एक्सरसाइज करनी होगी? देखिए, मैंने अपनी वीडियो में भी यही बताया है और मैं बार बार एक ही बात कहूंगी कि आप लोग कहीं पर भी हैं, एट योर वर्क प्लेस, एट योर होम, अगर आप एक पोजीशन अटेन किए हुए हैं तो 10 to 15 मिनट्स के बाद वो पोजीशन चेंज करें। आफ्टर एट एवरी 10 to 15 मिनट्स आप अपनी पोजीशन चेंज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और दोबारा अपनी वही पोजीशन ले लें। ओके फाइन, ओके फाइन। अच्छा, ये तो हम लोग बात करते हैं, मोस्टली हम एडवाइस कर रहे होते हैं जो लोग जॉब वर्क कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं। हमने शुरू की वीडियो में दिखाया कि बच्चे किस तरीके से स्मार्टफोन यूज़ करें, बिल्कुल अपने फेस व्यू रख के, अपने नेक को डाउन करके करें। तो मोस्टली हम ये तो कहते हैं कि आप टेबल इस लेवल का रखें, लेकिन अगर आपने हाथ में फ़ोन उठाया हुआ है तो क्या बच्चों को एडवाइस करेंगे या उनके पेरेंट्स को कि किस लेवल पे उनको रखना चाहिए ताकि उनका पोस्चर ख़राब ना हो? देखिए, बच्चे बच्चे अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी तो सबसे अच्छी एडवाइस यही होगी सबको कि आप लोग ट्राइपॉड यूज़ कर लें, उसमें सर अपना हुँ, एंड्रॉयड उस पे फिट कर लें और ईज़ी हो के अपना प्रॉपर फुल पोस्चर अटेन करने के बाद यूज़ करें उसको। कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। अगर फिर भी अगर आप लोग अपने हाथ में रख के यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी बैक को फुली सपोर्टेड रखें, अपने आर्म को, अपने शोल्डर को 90 के एंगल पे रखें, पैरेलल टू द डेस्क रखें या इन फ्रंट। हमेशा याद रखें कि आपके स्क्रीन, चाहे वो आपके लैपटॉप की है, चाहे वो आपके मोबाइल की है, ठीक है, आपकी स्क्रीन आपके आई लेवल से 2 to 3 इंचेस बिलो होनी चाहिए, ठीक है। टॉप ऑफ योर स्क्रीन शुड बी 2 to 3 इंचेस बिलो योर आई लेवल। ये आप अगर स्ट्रेट देखें तो ये आपकी आईज का लाइन बनती है, ठीक है, ये आपका आईज का लेवल होता है। तो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन शुड बी 2 to 3 इंचेस बिलो योर आई लेवल। उसके बाद फिर आप जो है अपने टेबल की, अपने चेयर की हाइट एडजस्ट करें, ठीक है। टेबल की हाइट जो आइडियल होती है, वो जो हम बताते हैं वो ये होता है कि आपके पास 72 to 75 सेंटीमीटर हाई ऑन टेबल की हाइट होनी चाहिए और जो आपकी चेयर है उसकी हाइट 38 टू 42 सेंटीमीटर तक हो सकती है, या 52 कर ले, 52 38 टू आइडियल है। इसके अलावा मैं आपको कहूंगी कि आपके बैक फुली सपोर्टेड होनी चाहिए। बैक, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करें कि आप अपनी चेयर के एंगल एडजस्ट करें। अगर आपकी चेयर के एंगल 100 to 110 के बीच में हो तो आपकी बैक जो है, आपकी चेयर की ऑटोमेटिकली शेप बन जाती है, लाइक दिस वन। ऑटोमेटिकली शेप बन जाएगी, आपकी बैक सपोर्टेड हो जाएगी। अगर अगर आपके पास चेयर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप परेशान ना हो, आप पिलो यूज करें, आप कुशन यूज करें, अपनी लोअर बैक को, अपनी अपर बैक को सपोर्ट करें, ठीक है। स्पोर्ट्स मीन के ये इन कॉन्टेक्ट विद द चेयर होना चाहिए, इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने नीज और हिप जो है वो 90 डिग्री के एंगल में बेंड रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पाँव, आपकी फीट जो है वो ग्राउंड को टच करनी चाहिए, ठीक है। फीट फ्लैट हो, पाँव सीधा हो, बिल्कुल सीधा, और जमीन के साथ इन कॉन्टेक्ट हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो नेक हो, जो आपका हेड है, नेक रीजन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। ना तो वो इस तरफ ज्यादा टिल्ट हो, ना वो इस तरफ ज्यादा टिल्ट हो, ना आप खुद झुक के काम करना है। आप अपने शोल्डर को, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, अपने हेड को नॉर्मल रखना है, अपने हेड को नॉर्मल पोजीशन में रखना है, ठीक है, बैलेंस रखना है, सेंटर रखना है। गुड।
अच्छा डॉक्टर अदीला, हम मोस्टली देखते हैं कि बच्चे पोस्चर को किए होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं लैपटॉप यूज़ करने में या स्मार्टफोन यूज़ करने में उल्टे लेट के, तो तब वो बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो क्या आप कहती हैं कि पेरेंट्स को इस पोजीशनिंग से अवॉइड करवाना चाहिए, या अगर वो समहाउ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ये पोस्चर तो बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ये फोन यूज करने के लिए रहा है, ना ये पढ़ने के लिए है कि बच्चे उल्टा लेट के कुछ करें या वो सिर्फ टीवी देखें। नहीं, बिल्कुल ही ये गलत पोस्चर है। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं इसकी वजह से। नेक का तो आ ही आ रहा है, इसके अलावा आपके लोअर एब्डोमेन जो रीजन है वो कंप्रेस होता है, आपके जो चेस्ट रीजन है, जो आपके ब्रीदिंग का सारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो आई डोंट थिंक क्या कि ये बिल्कुल भी ये अच्छी चीज नहीं है। आप बच्चों को समझाएं कि बेटा ये करने से आपको प्रॉब्लम आएगा, आप बीमार हो जाओगे, आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। आप उन्हें इस तरीके से डराएं और समझाएं कि आपने ऐसे बैठना है, ऐसे खुद को सपोर्ट करना है, ये अच्छे बच्चे ऐसे बैठते हैं। प्यार मोहब्बत से बच्चों को समझाएं तो वो आपकी बात जरूर समझेंगे। ओके फाइन, ज़बरदस्त। डॉक्टर दिला, आखिरी क्वेश्चन एक पूछूंगी कि अक्सर जो हाइटेड लोग होते हैं उनका पोस्चर खराब हुआ हुआ होता है या एज से पहले ही खराब हो जाता है, उसकी क्या रीज़न होती है चार्जर? जी, जी, बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हाइटेड लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो हाइटेड लोग होते हैं, उनका पोस्चर चार्जर। ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि वो मतलब अपने हाइट की वजह से अपने पोस्चर को अटेंड करने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपना काम करने के लिए, अपनी वॉक करने के लिए वो ऐसा पोस्चर अडॉप्ट करते हैं। तो उनका पोस्चर तो खराब होता है, ऑटोमेटिकली उनका हाइट की वजह से इश्यू आ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हें थोड़ी बहुत गाइडेंस देते हैं, उनको थोड़ा गाइड करते हैं कि आपने ऐसे करना है, आपने अपना काम ऐसे करना है। जैसे अक्सर मैंने ये बात देखी है कि हार्टेड लोगों की तो हम बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा अक्सर मैंने वुमेन्स में ये देखा है कि वुमेन क्या होता है, वो बैठी हुई होती है, तो उन्होंने साइड से कोई चीज लेनी है, तो बजाय इसके कि वो खुद को पूरा उससे उस तरफ टर्न करें, या अगर उन्होंने नीचे से कोई चीज उठानी है तो बजाय इसके कि वो नीचे बैठ के फिर चीज उठाएं, वो जैसे होती है वहीं से झुक जाती है। ठीक है, झुक के उन्होंने अपना काम तो कर लिया, लेकिन जो उन्होंने अपने साथ प्रॉब्लम क्रिएट की वो उनको नहीं पता होती। तो हाइटेड लोगों के साथ भी यही मसला है। हाइटेड लोग अपना काम करने के लिए खुद को झुकाते हैं या पोस्चर ऐसा ड्रॉप कर लेते हैं, इवन के चलने के लिए वो ऐसा पोस्चर होता है उनका, उनके लाइक दिस शोल्डर राउंड होते हैं, उनके हेड डाउनवर्ड होते हैं, उनका तो बहुत ज्यादा इशू आते हैं। फिर उसके बाद उनके सर्वाइकल की जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। जो हाइटेड लोग होते हैं उनमें ये बहुत अर्ली स्टेजेस में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर। गुड। एग्जैक्ट, हमने नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ऐसा नज़र आता है, हमें हाइटेड लोगों के साथ ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अदीला, बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही आपसे। आखिर में मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि एक पेंडेमिक से पूरी दुनिया गुजर रही है और हर काम ऑनलाइन है, और इससे पहले भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ रुक गई थी। क्या हम पर्सनली बड़े बात करते हैं अगर अपने बारे में, या बच्चों की बात करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे सुनने वालों को फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से ज़रूर कोई पैगाम देना। जी बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, स्टेबल हैं, तो आप मेंटली फिट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिट होंगे। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल ये दूंगी कि अगर आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में, किसी भी अज़ा में दर्द हो रहा है, तो आप कहते हैं ना कि जिस्म की जो है हर अज़ा दूसरे अज़ा से कहीं ना कहीं लिंक होता है, एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से लिंक कर रहा होता है। तो अगर आपको एक जगह पे दर्द है तो आप आपकी पूरी बॉडी आपको ऐसी महसूस होगा जैसे थकावट, फिटीक, स्ट्रेस में। जब बॉडी स्ट्रेस में है तो आपका माइंड स्ट्रेस में जाएगा, जब आपका माइंड स्ट्रेस में जाएगा तो आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। तो किसी सूरत ही पॉसिबल नहीं है कि आप अपना काम जो है वो परफेक्टली कर सकें। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं कर सकते तो जो एक्सरसाइज हमने बताई हैं, सेल्फ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ये घर में करें। वॉक जरूर करें, बहुत अच्छी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, और वुमेन्स कभी नहीं चाहेंगे कि वो जल्दी बूढ़ी हो। तो फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में जरूर लेकर आए, जरूर लेके और जरूर करें। ओके फिजिकल हेल्थ फाइन। अच्छी है तो मेंटल हेल्थ अच्छी है, ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ऑब्वियसली हम आजकल हमेशा मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हम खुद इस सिचुएशन को देख के बहुत ज़्यादा मेंटल जो स्ट्रेस है उसमें आते जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फिज़िकली भी हम अपने आप को काफ़ी बैक करते जा रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे।
फुल टाइम स्क्रीन के आगे बैठ रहे हैं तो नो डाउट कि हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं। इस पे हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदीला, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया और स्पेशली थैंक यू सो मच कि सोसाइटी आपने में मुझे जो इनवाइट अवेयरनेस किया। आपने दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और उम्मीद है हमारे सुनने वालों को यकीनन इससे बहुत से फ़ायदे हुए होंगे। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी खूबसूरत डिस्कशन थी और ये वो डिस्कशन है जिसका हमें आजकल बहुत ज़रूरत है और जिन मसाइल का हम प्रेजेंट लेवल पे सामना कर रहे हैं। और पहली वीडियो में हमने देखा कि बच्चे बड़े बूढ़े तमाम जो हैं वो अपने पोस्चर को ख़राब किए हुए हैं और बकौल डॉक्टर अदीला के किस तरीके से एक्यूट चीज़ क्रॉनिक में शामिल हो जाती है और मसाइल कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स आते जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को रोकना है, यहीं स्टॉप करना है, वर्क प्लेस पे ही अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है और अपने आप को जैसे रिफ्रेश करते हैं। हम मोबाइल भी कभी यूज़ करते हैं तो ज़रूर उसको रेस्ट देते हैं, लैपटॉप भी यूज़ करते हैं उसको रेस्ट देते हैं, बट हम खुद को रेस्ट नहीं देते। हमने अभी फोकस करना है कि हमने खुद को भी रेस्ट देना है और रिफ्रेश होकर दोबारा अपने काम की तरफ आना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट गेस्ट के साथ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।